तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, देखिए आपका बेसिक पार्ट ऑफ टैक्स थ्योरी। तो इनकम टैक्स का बेसिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल ये पूरा फॉर्मेट पढ़ा था और उसमें हमने ये लिखा था कि जो इनकम है वो इनकम होती है कितने तरह की, टोटल कुल मिला के 5 तरह की। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब ये इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या उसमें हेडिंग लगता है। देखिए आप क्या करेंगे, आप जो डिफरेंट 5 हेड की इनकम है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए इसमें जो हेडिंग लगता है वो हेडिंग लगता है, वो बोलते हैं हम लोग कंप्यूटेशन। चाहो तो आप साथ साथ लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब आप जिसके लिए भी निकाल रहे हैं, जैसे फॉर मिस्टर राम, फॉर असेसमेंट ईयर। अब माइंड में एक डाउट आएगा, बोले सर ये असेसमेंट ईयर क्या चीज होती है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आज ही कि असेसमेंट ईयर क्या चीज होती है आपके पास। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो रहेगा 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, और ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा आप, ये जो बैच पढ़ रहा है आप लोगों का असेसमेंट ईयर फिक्स रहेगा ये। ठीक है, डिफरेंट 5 हेड में जब आप इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले इनकम, फर्स्ट हेड क्या पढ़ा था बेटा आपने, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले आप निकालते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, यहाँ आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर नंबर 2 पे होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आ जाएगा। देन तीसरे नंबर पे आएगा बेटा आपके पास नंबर 3, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। एक्चुअल में पीजीबीपी का पूरा जो हेड है दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो इट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बीएनपी। पूरा हेड जब लगेगा आगे पढ़ेंगे उसको पीजीबीपी बोलते हैं हम लोग, पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है बेटा, चौथा हेड आपने क्या पढ़ा था, चौथा हेड आपने पढ़ा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नेक्स्ट लास्ट हेड आपने जो पढ़ा था दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो ये आपने क्या करा, ये पांचों हेड की इनकम निकाल दी। तो 5 हेड लिखे मैंने, कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीएनपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बेटा, ये 5 हेड की इनकम जब आप मिला लेते हैं तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं जीटीआई। जीटीआई का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, या आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जीटीआई। और फिर ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद क्या करना है हमको, वही मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे और फिर हम यहाँ देते हैं कुछ डिडक्शंस। डिडक्शन हिंदी में बोलते हैं कटौती, इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A, और ये आपका पूरा सेक्शन 80C से चालू होता है, 80C से 80U। डिडक्शन यानी कि जहाँ जहाँ माइनस करने की बात होगी हम कर देंगे भाई, इस चीज़ को माइनस कर दो और बस फिर आ जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम।
ये आएगा आपका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अभी आप ये दिमाग मत लगाना कि सैलरी डिडक्शन क्या है और इनकम कैसे कैसे निकलती है, ये तो मैं आपको देखो बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी। एक्चुअल में यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना, जो स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये एक्चुअल में आपको ये फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि एट द एंड ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर का, या जिसके जो एग्जाम है जैसे 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है वो पूरा ही होता है। उसमें पांचों हेड की इनकम आपसे निकलवाएगा पहले, अलग अलग हेड की, और अलग अलग हेड की इनकम निकलवाने के बाद वो इनकम आप ऐड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से कुछ डिडक्शन, अब डिडक्शन वगैरह क्या होती है मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हो आप, तो आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस में इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा, वो सेक्शन 80C में होता है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया, एक अकाउंट है अगर आपने कभी सुना हो तो NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या आपने भी सुना हो कि वो आती है सुकन्या स्कीम, है ना, फॉर गर्ल चाइल्ड। तो ये सब चीजें हैं आपके पास जिनका डिडक्शन, जिनको माइनस करने का राइट गवर्नमेंट आपको देती है कि आप अपनी इनकम में से इसको माइनस कर दो, तो बढ़िया है ना आपके लिए। आपको अगर माइनस करने का राइट मिल रहा है तो आपकी इनकम कम हो रही है, इनकम कम होगी तो अल्टीमेटली आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाँ हाँ, बहुत से, जैसे आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया है ना, उस लोन को आपने रीपे करा, उसका रिडक्शन मिलेगा। आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया, उसका रिडक्शन मिलेगा। आपने कहीं डोनेशन दिया, दान दिया, चंदा दिया, बिल्कुल आपको रिडक्शन मिलेगा, सब मिलता है। आपने ईवी खरीदा, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, तो आपको मिलेगा। एकदम से खुशबू कहां से आई भाई, किसने डीओ निकाल के लगाया क्लास में? चलो ठीक है, एनीवेज, तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन। हालांकि हम लोग बाद में एंड में आके करेंगे, अभी तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके चीजें यहाँ पे क्लियर करनी है। देखिए, तो सबसे पहला डाउट जो आपकी खोपड़ी में आएगा वो ये, बोले सर आपने ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा है, ये क्या बीमारी होती है? ठीक है, तो पहले आप ये फटाफट से कॉपी कर लो, फिर मैं सारे मीनिंग आपको लिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, 80C to 80U सेक्शन है डिडक्शन के। ये जो अपन लिखा ना बेटा, थोड़ा सा चाहो तो आप आगे बढ़ सकते, इट इज 80C फॉर कैट एंड यू, 80C to 80U। ठीक है, इसको हम डिडक्शन बोलते हैं, डिडक्शन फ्रॉम GTI अंडर सेक्शन 80C to 80U। ठीक है, ये हो गया अपने पास, आगे बढ़े हम लोग। देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, अभी तक तो आपने अकाउंटिंग पढ़ी जिंदगी में हमेशा, तो अकाउंटिंग में तो आपने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल ईयर पढ़ा। लेकिन इनकम टैक्स में कभी फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। इनकम टैक्स में एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है भाई असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और ये जो बैच पढ़ रहा है ये आप लोगों के लिए फिक्स रहेगा। देखिए, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो रहेगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर से 24-25 नजर आ रहा होगा, है ना? तो इसको इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं बेटा, इसको इनकम टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर है ये आपके लिए प्रीवियस ईयर। बोले सर प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहे हो आप, उसका रीजन है, क्या होता है कि मुझे सरकार को इनकम टैक्स देना है, तो भाई मैं इनकम टैक्स कैसे दूं? इनकम टैक्स तो मान के चलो मैं कोई बिजनेसमैन हूं, तो आपको पता है कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो अपनी अकाउंटिंग कब एंड करेगा, 31 मार्च को एंड करेगा। जब 31 मार्च को एंड करेगा तभी तो बता पाएगा ना कि सर मैंने साल भर में इतने पैसे कमाए, अब मेरा जो टैक्स बनता है वो टैक्स आप ले लो। तो आपकी अकाउंटिंग तो कौन सी डेट को जाके आप कंप्लीट कर पाएंगे, 31 मार्च तो आपके लिए संभव थोड़ी ना है कि आप 24-25 में फटाक से टैक्स भर दो, संभव नहीं है ना यार। टैक्स जब आप भरोगे तो एटलीस्ट एक दिन तो आगे जाएगा सही, भाई आज शाम तक, आज रात तक आप कंप्लीट करोगे, अगले दिन आपने कहा ठीक है अगले दिन भर देंगे। तो आप बात को समझिए, आप हमेशा जो काम करेंगे, जो इनकम कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा की इनकम किसकी कैलकुलेट की जाती है, प्रीवियस ईयर की। और क्योंकि टैक्स भरने में अगला साल आ जाता है, जो कैलकुलेशन होती है सारी वो अगले साल होती है, तो इसीलिए जो अगला साल आता है उसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, तो आपका जो असेसमेंट ईयर है बेटा वो कितना है, असेसमेंट ईयर है आपका 25-26, दैट इज असेसमेंट ईयर। बोलो सर असेसमेंट ईयर आप क्यों बोल रहे हो, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी वर्ड सुना क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं ITR,
नॉर्मली लोगों को जो आईटीआर भरने की जो डेट होती है वो क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो प्रीवियस ईयर 24-25 है, तो क्या 31 मार्च 25 को आईटीआर भर दोगे क्या? आप नहीं भर सकते, गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है। गवर्नमेंट बोलती है भाई कि आराम से यहाँ से 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने मतलब 31 जुलाई 2025 यहाँ तक की डेट होती है, 4 महीने होते हैं। सरकार टाइम देती है कि इस प्रीवियस ईयर की इनकम आप आराम से कैलकुलेट करो, है ना, कैलकुलेट भले ही आराम से यहाँ इस टाइम पीरियड में करो, अपना टैक्स कैलकुलेट कर लो, सीए से एडवाइस ले लो, जो करना है सब कर लो। लेकिन 31 मार्च 2025 तक आप हमको बता देंगे कि आपने 24-25 में कौन सा काम किया, क्या गुल खिला है, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस करा, जो भी आपने करा वो आपको बताना पड़ेगा। तो आप देखो ये जैसे ही यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो ये तो 1 अप्रैल 25 लग गया ना बेटा, तो 1 अप्रैल 25 लगते हैं, मतलब ईयर कौन सा आ गया यहाँ, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 आ गया। ठीक है, यहाँ आपकी इनकम का असेसमेंट होता है, यहाँ कैलकुलेशन होती है कि कितना टैक्स बनना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, कितना टैक्स आपको भरना चाहिए। तो ध्यान रखिए 2 ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर जिसकी इनकम आप कैलकुलेट करते हो, एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे पूरे जो टैक्स की असेसमेंट है, जो इनकम की असेसमेंट है, वो नेक्स्ट ईयर में जाके करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो आप जब भी काम करेंगे प्रीवियस ईयर कौन सा लेंगे, 24-25, लेकिन हमेशा उस पर असेसमेंट ईयर क्या डालेंगे, 25-26। जैसा कि आप देखो मैंने यहाँ पे अभी आपका जो कंपटीशन रहा था मैंने क्या लिखा, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो इसका ये मतलब है कि मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो पूरा प्रीवियस ईयर चेक करूंगा इसका, कि इन भाई साहब ने प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या गुल खिलाएं, क्या पैसा कमाया। इज इट क्लियर? ये होता है एक प्रीवियस ईयर, और सारी जो कैलकुलेशन है वो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट। ठीक है, तो लिखें आप इसमें the concept of previous year and assessment year. The concept of previous year and assessment year. ठीक है, उसमें पहला लिखो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। चलिए इसमें आप लिखें प्रीवियस ईयर is the financial year, previous year is the financial year, is the financial year for which we will calculate, for which we will calculate, we will calculate the total income, the total income, total income of, total income of एसएससी। एसएससी की स्पेलिंग होती है ASSE टोटल इनकम ऑफ एसएससी। एसएससी का मतलब हिंदी में बोलते हैं वैसे इसको करदाता, यानी कि आप और हम, यानी कि पर्सन जो अपना असेसमेंट करवा रहा है। जैसे मान के चलो मुझे मेरी इनकम कैलकुलेट करके बतानी है कि यार इस साल मेरी इनकम इतनी है, तो मैं कौन हूँ इनकम टैक्स के लिए, मैं एक एसएससी हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, मैं एक एसएससी हूँ। तो आप एसएससी के लिए जो इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिस ईयर की इनकम आप कैलकुलेट करते हैं वो ईयर कौन सा होता है, वो ईयर होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए अगला लिखें असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट लिखें असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। इसमें आप लिखें असेसमेंट ईयर में लिखो बेटा। अच्छा, उसमें प्रीवियस ईयर में आपकी एक लाइन आप ऐड कर लो आपके लिए, we have the previous year of, we have the previous year of, previous year लिखना, previous year from, previous year from 1st April 2025, 1st April 2025, 2025, 2024, sorry 2024 to 2025। लिख लिया, फ्रॉम 1st April 2024, फ्रॉम 31st March 2025। ठीक है, तो आपका 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, ये तो क्या हो गया प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब लिखें आप असेसमेंट ईयर,
असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर इसमें आप लिखें we have the assessment year of, we have the assessment year of, we have the assessment year, assessment year from 1st April, from 1st April, 1st April 2025, 2025 to 31st March, 31st March, 31st March 2026. ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसमें आगे और लिखो, इट इज द ईयर, it is the year when, it is the year when we will compute, when we will compute the total income, we will compute the total income, compute the total income of SSC, compute the total income of SSC and calculate tax on this, and calculate tax on this, calculate tax on, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा ईयर, ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर। चलो अब आप कुछ कल जो मैंने 5 हेड लिखाए थे, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ, ठीक है। तो लिखिए आप, पहला हेडिंग लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें आप लिखें when we have the relation of, when we have the relation of employer, relation of employer and employee, employer and employee, employer and employee, then the income received, the income received, income received by the person, by the person will be taxable, income received by the person will be taxable, will be taxable in this head, taxable in this head, taxable in this head, in this head, whenever, whenever a partner receive, whenever a partner receive salary, partner receive salary from the firm, from the firm, from the firm, from the firm, then it will be taxable, it will be taxable under the head, it will be taxable under the head business and profession, under the head business and profession, business and profession, because of the absence of, because of the absence of, absence of the relation of, absence of the relation of employer and employee,
relation of employer and employee. Employer and employee. Salary of MP and MLA. Salary of MP. Salary of MP and MLA. MP and MLA. MP and MLA will be taxable. Will be taxable under the head. Will be taxable under the head. Under the head. Income from other sources. Income from other sources. Income from other sources. Income from other. The charging section. The charging section. The charging section will be. Charging section will be. Will be section 15. 15. सेक्शन 15 है बेटा सैलरी का. द चार्जिंग सेक्शन विल बी सेक्शन 15 फॉर सैलरी. फॉर सैलरी. सैलरी. It will be taxable. It will be taxable. Taxable on the basis of. On the basis of. On the basis of due or receive. On the basis of due or receive. Due or receive. Whichever is earlier. Due or receive. Whichever is earlier. Whichever is earlier. ठीक है. देखिए ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो लिखा है सैलरी. सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ने में हमको लगभग 15-20 दिन लगते हैं आराम से. ठीक है. ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो लिखा है उसका. सेक्शन 15 हमको क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए तभी सैलरी इनकम पे टैक्स लगेगा. तो नॉर्मली सारी सैलरी आती है, लेकिन सैलरी जब पार्टनर रिसीव करता है फर्म से तो नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बात करी थी लास्ट क्लास में कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो किसका होता है? वो होता है किसका? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का. हाँ मैं करता हूँ. प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. ठीक है. और एमपी और एमएलए में भी अदर सोर्स में चल जाती है क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं. ठीक है. अब एक लाइन आप लिखिए कि सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर. अब क्या मतलब है बात को समझना. आप क्या कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या आप कहीं पे एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं, आपने अप्रैल से काम करना चालू करा, बढ़िया सब काम कर रहे हैं, मार्च में आपको पैसे की जरूरत है, मार्च में आपने आपके बॉस को बोला कि बॉस मार्च चल रहा है लेकिन मेरे को है ना अगले महीने का अप्रैल मई जून का पैसा भी दे दो एडवांस. 3 महीने का एडवांस चाहिए. मार्च को तो लूंगा ही, काम कर ही रहा हूँ, लेकिन 3 महीने का भी चाहिए, कुछ काम है. बॉस ने कहा ठीक है काबिल बंदा है, दे दिया आपको. तो 12 महीने की तो इसमें साल की सैलरी है इसी. आपने क्या करा? आपने 3 महीने की सैलरी जो अगले साल की थी वो भी इस साल ले ली. इसका मतलब इस साल आपने कुल मिला के कितनी सैलरी ले ली? 15 महीने की. तो पूरी 15 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, 12 महीने की नहीं होगी. समझ में आई बात? 12 महीने तो इस साल के लिए, प्लस आपने अगले साल के भी 3 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली, तो आपके पॉकेट में 15 महीने की सैलरी आ गई ना. तो कितनी टैक्सेबल होगी? पूरी 15 महीने की सैलरी इस साल ही टैक्सेबल हो जाएगी. फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में पता है क्या होगा? अगले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 9 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, क्योंकि 3 महीने अप्रैल मई जून तो आप इस साल ले चुके हो. तो अगले साल 12 महीने माइनस 3, 9 महीने की सैलरी अगले साल. इनकम टैक्स में कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना. एक इनकम पे एक ही बार टैक्स लगता है, बार बार नहीं लगता है. ऐसा नहीं कि एक इनकम पे आप 2 बार टैक्स लगा रहे हो, पॉसिबल नहीं है भाई. एक इनकम पे एक बार टैक्स लगता है. ठीक है. और आप जब भी इनकम टैक्स के रूल पढ़ते हैं तो आप किसके लिए पढ़ेंगे? किसके फायदे के लिए पढ़ेंगे? गवर्नमेंट के फायदे के लिए या खुद के फायदे के लिए? खुद के फायदे के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि आप एक टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, लोगों को सलाह देंगे टैक्स के बारे में, तो आप अपने क्लाइंट का पैसा बचाएंगे ना. तो हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट की हम लोग बात करेंगे कि भाई एसएससी का बेनिफिट किस में हो रहा है. ठीक है. तो वो आपका सैलरी का मैटर रहेगा. अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं. मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपने जॉब किया से अप्रैल टू मार्च तक का, है ना. मार्च चल रहा है एंड में. आपको कंपनी ने सैलरी जो दी है इस साल वो अप्रैल से जनवरी 10 महीने की सैलरी दी है. 2 महीने की सैलरी अभी तक दी ही नहीं है.
2 महीने कौन कौन सा, फरवरी और मार्च, 2 महीने की सैलरी मिली नहीं, आउटस्टैंडिंग है, कंपनी ने कहा दे देंगे यार, कहीं नहीं जाने वाले हम तो अब आप टैक्स कितने महीने की सैलरी पे, 10 महीने पे दोगे या 12 महीने पे दोगे, 12 पे। अपन ने क्या लिखा है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज, हो गए ना ड्यू, तो ड्यू तो हो गई, 10+2 12 महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए वो बात अलग है, बाद में मान लो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कुछ भी नहीं हुआ आपको, तो फिर आपका रिवर्सल हो जाएगा इनकम, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई किसकी, सैलरी की, फाइन। अगला लिखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि कहां से आए, मकान संपत्ति से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखो। अच्छा मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे, वो ये है कि क्या किसी एक बंदे को पांचों हेड में इनकम मिल सकती है क्या, क्या किसी एक आदमी की इनकम 5 हेड में हो सकती है क्या, लगाओ दिमाग है, काम करेगा मेरे को। मुझे तो पता नहीं पड़ रहा हम पढ़ा क्यों रहे हैं, अगर हमारी वाकई पांचों हेड में इनकम है तो फिर घर जाके मस्ती से बैठे, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर घूमने फिरने का, नहीं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई क्या किसी बंदे की पांचों हेड से इनकम हो सकती है, द आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकती है, पांचों हेड से हो सकती है, तभी तो 5 हेड दी है ना। मान लो कोई बंदा जैसे मान लो किसी डॉक्टर को पकड़ते हैं अपन, डॉक्टर है, सवेरे किसी हॉस्पिटल में जाता है 3-4 घंटे में, उसकी सैलरी फिक्स है 4 घंटे के 50,000 रुपए, सैलरी भी आ रही है, शाम को अपना क्लिनिक चलाता है, पीजीबी की इनकम भी है, अब क्योंकि डॉक्टर है 4 मंजिला मकान भी है, ऊपर वाला बच्चों को किराए पे दे रखा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो गई। भाई साहब के पास हाईवे पे कोई जमीन पड़ी थी, प्लॉट पड़ा था, बेच दिया, शेयर्स पड़े थे इन्वेस्टमेंट के, वो बेच दिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बैंक में एफडी तो होती है हर किसी की, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पांचों की इनकम आ गई, बिल्कुल आ सकती है ना। चलिए लिखें आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आप लिखें, वेन एवर, वेन एवर देयर इज, whenever there is rental income, there is rental income, rental income received by the SSC, rental income received by the SSC, received by the SSC, it will be taxable, it will be taxable under the head, it will be taxable under the head, under the head, the head income from house property, under the head income from house property, house property. The charging section, the charging section will be, charging section will be, section will be section 22, charging section will be section 22. The ownership of the house compulsory, the ownership of the house is compulsory, compulsory, including lease, including lease, including lease। अच्छा लीज यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे शहर में जो लीज है, जैसे मान के लो ये मकान है, तो मकान मालिक का नाम है, तो वो लीज पर ही है। अब लीज, हालांकि लीज होती है, पता है 99 ईयर की लीज होती है, 99 साल की लीज होती है, 99 के बाद अभी तो अपने को देश को आजादी हुई 99 साल नहीं हुआ भाई, तो इसको रिन्यू कराने का टाइम ही नहीं है, रिन्यू होगी 2046 के एंड में। पर ये सारी प्रॉपर्टी जो शहर की है वो लीज पर है, आप आराम से बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब टाइम हो जाए 99 साल तो उसको क्या करा लेंगे, सब रिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो लीज वाली प्रॉपर्टी पे भी अगर आपने अपना मकान बना रखा है तो भी हाउस प्रॉपर्टी चलेंगे। 99 ईयर का है यार, ये कॉन्सेप्ट लॉ में पढ़ाया जाएगा आपको आगे। चलिए देख मैं बताऊं, इनकम टैक्स में इतने सारे क्वेश्चन है, पूछ मत। तो लीज वाले मकान पे कुल मिला के आपके पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, तो ओनरशिप होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सवाल, मान लो हमने नीचे कोई चौकीदार रखा हुआ है,
और मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूँ, मैं ही मान लेता हूँ। अच्छी चीज हमेशा मान लेनी चाहिए, क्योंकि जवान पे क्या एक बार सरस्वती बैठती है दिन में, तो हमेशा खुद के लिए बोलो ना, शुभ शुभ बोलना चाहिए, अच्छा बोलो ना, खुद को हमेशा करोड़पति बनाओ। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नीचे की इतनी सारी दुकानें मकान सब मेरा है, मेरे पिताजी मेरे को देंगे वसीयत में। तो भाई यहाँ नीचे एक गार्ड रखा हुआ था, हमने गार्ड ने कहा सर आप जो तनख्वाह देते हो बहुत मार मार के देते हो, तनख्वाह बहुत कम है आपकी। तो मैंने कहा एक काम कर मरमत, मैंने कहा एक कमरा है, कमरा ले लेते रहने के लिए, ठीक है कमरा ले ले, एक काम करते हैं 7,000 तेरी सैलरी मान लेंगे, 3,000 कमरे का किराया मान लेंगे, तो तेरी सैलरी 10,000 हो गई। गार्ड ने कहा ठीक है सर ये मंजूर है, 10,000 मेरी सैलरी, 3,000 रुपये आप ले लेना किराए के। अब आप बात समझो, मैं मकान का ऑनर तो हूँ, मालिक तो हूँ, और मैं किराया भी ले रहा हूँ उस गार्ड से। क्या ये जो मैं गार्ड से किराया ले रहा हूँ उस बेचारे गरीब आदमी से, क्या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या नहीं आएगी? लगाओ खोपड़ी, आएगी या नहीं आएगी? हार्ड कैश ही लेने, मैं तो उसको 10,000 देता हूँ, हाथ में नगद पकड़ता हूँ, मैंने कहा 10,000 पकड़, उसमें से मेरे को 3,000 रुपये देता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल में, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये नहीं आएगी, उसका रीजन है एक्चुअल में एक क्लॉज है अंदर, स्पेशल क्लॉज हाउस प्रॉपर्टी में, वो कहता है कि अगर आपने अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, वो गार्ड को मैंने क्यों रखा, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में काम में आ रहा है ना, तो इनकम जो है अदर सोर्सेज वगैरह में चल जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। जैसे मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सा, एक फैक्ट्री है CFCL चंबल फर्टिलाइजर, वहाँ कॉलोनी बनी रहती है, आपको पता होगा NTPC है, तो वहाँ रहने वालों के लिए कॉलोनी बनी रहती है ना, तो कॉलोनी का किराया आता है उस कंपनी को। तो वो जो भी कंपनी अपने क्वार्टर बनाती है ना अपने एम्प्लॉय के रहने के लिए, ताकि एम्प्लॉय फटाफट आ जाए, टाइम बच जाए आने जाने का, उन क्वार्टर का जो रेंट होता है वो रेंट आपका बिजनेस वाली इनकम के अंदर आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। ये एक एक्सेप्शन है हालांकि, तो हम जब पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी तब बात करेंगे। अभी तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन में यही है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए सेक्शन 22 आपका चार्जिंग सेक्शन है, और आप क्या होने चाहिए हो, आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर होने चाहिए हो भाई, किराया मिल रहा है, किराए की इनकम आपकी मानी जाए, ठीक है। चलिए अगला लिखें, तीसरा हेड नंबर 3, नंबर 3 लिखेंगे बेटा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें आप लिखो बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ जी, तो इसमें आप लिखें whenever whenever the SSC whenever the SSC has the income, SSC has the income from any type of business, from any type of business, any type of business, or he is providing services, or he is providing services, providing services, providing services, then income will be taxable, income will be taxable under the head, income will be taxable under the head, under the head business and profession, under the head business and profession, business and profession, and profession, ठीक है। ये तीसरा हेड हो गया। अब लिखो चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, हाउस प्रॉपर्टी का, TGV का वैसे तो वो है 28 से लगे, हाँ लिखा देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, हाँ इसमें लिख लो आपके पास द चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन इसमें एक्चुअल में इतना रेलिवेंट नहीं, क्योंकि उसमें क्या है आपके पास बिजनेस भी है और प्रोफेशन भी है, दोनों ही है, इसलिए फिर मैंने लिखाया नहीं आपको, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन के अलग अलग चल जाएगा आपका चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। वैसे नॉर्मली 28 आता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, पर इसमें चार्जिंग सेक्शन आप नहीं लिखे तो ही ठीक है, क्योंकि 28 भी लगेगा आगे और फिर आगे दूसरे सेक्शन में जुड़ जाते हैं उसको, ठीक है, इसमें काम का नहीं, इसमें लिखा है नहीं, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, नॉर्मली 28 इसका चार्जिंग सेक्शन, ठीक है।
हाँ जी, अगला हेडिंग लिखा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इसमें आप लिखें व्हेन एसएससी ट्रांसफर, व्हेन एसएससी ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट, एसएससी ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल प्लॉट, प्लॉट ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, प्लॉट ज्वेलरी ऑफ गोल्ड सिल्वर शेयर्स, शेयर्स एटसेट्रा, एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज। then any profit or loss, then any profit or loss will be taxable, any profit or loss will be taxable under the head, will be taxable under the head business and profession, sorry capital gain, under the head capital gain, under the head capital gain. The charging section is 45. The charging section is 45. 45. Charging section is 45. There are two type of gain. Two type of gain. Number one, long-term capital gain. नंबर वन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम बोलते हैं LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नंबर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो जी, तो ये कैपिटल गेन की बात हुई कि आपने कोई कैपिटल एसेट्स बेची है, शेयर बेचे हैं, प्लॉट बेचे हैं, ज्वेलरी बेची है, तो उनसे कोई भी अगर आपको गेन होता है वो होता है आपका कैपिटल। ठीक है, और लास्ट लिखें, बस 5 मिनट की क्लास और बची है, लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बेसिक पढ़ने में 10 दिन लगेंगे अभी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ना, बिजनेस में आएगी ना, बिजनेस में आएगी ना बेटा, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका। इनका क्वेश्चन है कि सर अगर मैं ज्वेलरी की दुकान पे हूँ, मतलब मेरे पास ज्वेलरी का बिजनेस है, तो फिर वो ज्वेलरी आपके लिए स्टॉक हो गया। हाँ, जब मैं आपको कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आता है कि व्हेन एवर वी ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, तो उसमें आता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग दीज आर नॉट द कैपिटल एसेट। उसमें आता है एक तो एग्रीकल्चर लैंड, गांव में आपकी जमीन है, कोई कैपिटल एसेट नहीं, आप बेचो, जितनी इनकम होती है सब फ्री, कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा होता है उसमें स्टॉक, क्यों? क्योंकि स्टॉक को बेचने से इनकम आती है पीजीबीवी में, तो यहाँ नहीं आती, बिजनेस में जाएगा ना। ना एग्रीकल्चर, अरे मस्त कहानी एग्रीकल्चर इनकम की, तो अभी हम पढ़ेंगे, हम वही बेसिक में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर, यही तो गलती है, किसने कहा? देखो मैं आपको बताता हूँ एग्रीकल्चर इनकम में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी समझदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, वो लगाना चाहे तो लगा ले। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा रही तो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत मरना है क्या एग्रीकल्चर इनकम? तो एग्रीकल्चर इनकम पे अगर आप प्राइमा फेसिया रूल देखेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगता, पहली बात। अब आती है दूसरी बात, सर क्या वाकई टैक्स नहीं लगता है? तो जो एक बात तो उन्होंने बोली कि एग्रीकल्चर इनकम में अगर मान लो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, टी, रबर, कॉफी वगैरह इस तरह का है, तो फिर उसमें एक सर्टेन परसेंट होता है, उसमें 60% एग्रीकल्चर मान लेते हैं, 40% बिजनेस इनकम मान लेते हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, वो है। अब लेकिन मान लो आपने कहा सर हम तो कोई कॉफी रबर, अपने एरिया में कोई कॉफी रबर ऐसा कुछ काम नहीं है ना, टीवी कुछ भी नहीं अपने हाथ, तो चाय के भुक्खड़ है हम लोग, पर चाय का प्रोडक्शन तो होता नहीं है। हम तो मान के चलो सोयाबीन उगाते हैं, या सरसों मस्टर्ड का काम होता है हमारे एरिया में, तो कोरिएंडर धनिया का काम होता है। तो इसका ये मतलब है फिर इस इनकम का क्या करें? तो इस पे इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जब आपको मैं इनकम टैक्स लगाना सिखाऊंगा तो वहां बड़ी स्टाइल से इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर इनकम को पहले ऐड कराया जाता है, बाद में फिर उसको लेस करा दिया जाता है,
तो इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, ये फाइनल कंक्लूजन है, लगता है इनडायरेक्ट तरीके से लगता है। नहीं नहीं नहीं, वो सॉर्टिंग का मामला नहीं है, वो टैक्स की कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाती है, वो पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, वो भी इस चैप्टर में लेता हूँ मैं, बेसिक में लेता हूँ सारी चीजें, सब बेसिक में आएगा, बेसिक बेसिक और क्या। हाँ, पांच वाले का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख लो, जिसका कोई नहीं होता उसको ये हेड होता है, हाँ लिखो। इफ एनी इनकम, if any income which is not taxable, if any income which is not taxable, not taxable, not taxable under any head, under any head, any head, then it will be, then it will be, it will be taxable, it will be taxable under the head, under the head income from other sources, under the head income from other sources, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो इसका भी, चार्जिंग सेक्शन इज 56, चार्जिंग सेक्शन इज 56, ठीक है। तो सेक्शन जो 56 है वो इसमें चार्जिंग सेक्शन का रोल प्ले कर लेता है आपका, हाँ जी ठीक है। तो ये आज हमने बेसिक, कल वैसे बहुत सारे इसमें पढ़ लिया था, आज हमने उसको लिख लिया है कंप्लीट। कल मैं आपको आगे अलग चीजें पढ़ाऊंगा, इसमें रोज नई नई चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो बेसिक पढ़ने में हमको लगभग 8 से 10 दिन लग सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।